बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार। बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12वीं की वितान भाग 2 में संकलित पाठ अतीत में दबे पांव, जिसके लेखक हैं श्री ओम थानवी जी। बच्चों, जो ये पाठ है ये हमें हमारी जो प्राचीन सभ्यताएं हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, तो इसमें ये जो सिंधु घाटी से जो सभ्यता रही है उसके बारे में लेखक श्री ओम थानवी जी ने इसका बहुत अच्छे से वर्णन किया है। बच्चों, इस पूरे पाठ को हम 2 वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। पाठ लंबा है लेकिन आसान है, तो हम इसको 2 वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। पहला जो हम इसका पहले वीडियो के माध्यम से हम अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं श्री ओम थानवी जी के बारे में। इनका जन्म जो हुआ वो 1957 में हुआ था और इनकी जो शिक्षा दीक्षा है वो बीकानेर में हुई, राजस्थान के बीकानेर में। इन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से वोकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, व्यावसायिक प्रशासन में एमकॉम किया। ये एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी, महासचिव भी रहे। 1980 से 1989 तक इन्होंने राजस्थान पत्रिका, तो राजस्थान की का दैनिक समाचार पत्र है हिंदी वाला, उसमें काम किया। इतवारी पत्रिका के संपादक ने साप्ताहिक को विशेष प्रतिष्ठा दिलाई। इतवारी पत्रिका एक पत्रिका थी जो हर इतवार, थर्सडे के दिन निकलती थी। ये अपने सामाजिक और सांस्कृतिक सरोकारों के लिए जाने जाते हैं। इनका जो जुड़ाव रहा वो सांस्कृतिक कार्यक्रमों से रहा और सामाजिक कार्यक्रमों से भी रहा। ये स्वयं एक अभिनेता और एक निर्देशक के रूप में रंगमंच पर सक्रिय रहे, थिएटर पर, रंगमंच मीन्स थिएटर पर। इनकी गहन दिलचस्पी साहित्य, कला, सिनेमा, आर्किटेक्ट, वास्तुकला, पुरातत्व, आर्कियोलॉजी और पर्यावरण में रही है। इन्हें पत्रकारिता में कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जिनमें गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार प्रमुख है। ये पिछले 17-18 वर्षों से दैनिक सत्ता, जो दैनिक समाचार पत्र है, उसके संपादक के रूप में आज भी ये कार्यरत हैं। बच्चों, हम बात करें ये जो प्रस्तुत पाठ है, प्रस्तुत पाठ जो लेखक हैं वो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पुरातात्विक स्थल, आर्कियोलॉजिकल जो प्लेस है, मोहनजोदड़ो के बारे में बताता है। बच्चों, आपने मोहनजोदड़ो पर एक मूवी बनी हुई है मोहनजोदड़ो, ऋतिक रोशन के उसमें उन्होंने अभिनय किया है, उसको आपने देखा होगा। नहीं देखा है तो इस पाठ को समझने के लिए, अधिक समझने के लिए आप उस मूवी को भी देख सकते हैं, जिससे आपको और इसका अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा। बच्चों, लेखक कहते हैं कि मोहनजोदड़ो में सिंधु सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु नदी थी, उसके आसपास जो सभ्यता पनपी, जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा थी। सिंधु कहते हैं कि जो जितनी भी सभ्यताएं थी पहले, जिनका भी विकास हुआ, जन्म हुआ, वो नदी के किनारे हुआ था। तो यहाँ भी जो, क्योंकि नदी से उनको पानी के पीने के लिए पानी, खेती के लिए पानी और जानवरों के लिए पानी प्राप्त हो जाया करता था। तो यहाँ जो सभ्यता है वो सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में बताया गया है। लेखक कहते हैं कि यहाँ के मकानों की सीढ़ियाँ उस कालखंड में, उस समय तथा उससे पूर्व का एहसास कराती हैं। जो सीढ़ियों को आज, जो सीढ़ियों के जो अवशेष हैं, उनको देख करके उस समय के एहसास हमको होता है, जब यह सभ्यता अपने चरम पर रही होगी, पीक पॉइंट पर रही होगी। इतिहास बताता है कि यहाँ कभी पूरी आबादी रहती थी, आबादी, लोग बाग पूरे थे यहाँ पे। यह सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यता है, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। यहाँ के अधूरे पायदानों पर खड़े होकर, सीढ़ियों के जो स्टेप्स हैं उन पर खड़े होकर के हम गर्व महसूस कर सकते हैं कि जिस समय दुनिया में ज्ञान रूपी सूर्योदय नहीं हुआ था, जिस समय दुनिया में ज्ञान का प्रकाश नहीं फैला था, ज़्यादा ज्ञान नहीं था, उस समय भी हमारे पास एक सुसंस्कृत, वेल कल्चर्ड और वेल डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी। ये हमारे लिए गर्व की बात है। बच्चों, इतिहास पढ़ करके हमें अपने जो पुराने समय के बारे में यही ज्ञात होता है कि हमारी उस समय संस्कृति कैसी थी और सभ्यता कैसी थी। तो लेखक इस पाठ के माध्यम से हमको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताता है। इसमें महानगर भी थे, इनको विकसित होने में भी काफ़ी समय लगा होगा। यह हमारे इतिहास को आंखों के सामने प्रत्यक्ष कर देता है।
पृथक करना मतलब ऐसा लगता है कि जो हमारा जो इतिहास है, जो गुजरा हुआ समय हमारे आंखों के सामने एक बार पुनः जीवित हो गया है। बच्चों, हम बात करें अब इसके अतीत में दबे पांव। अतीत मीन्स भूतकाल, दबे पांव मतलब उसके अंदर क्या क्या समाया हुआ है, क्या क्या इतिहास के गर्भ में मौजूद है। बच्चों, ये जो है ये उस समय मोहनजोदड़ो में प्रयुक्त मोहर थी, ठीक है। और इस पे ये मुहर जो है वहाँ की करेंसी पर भी होती थी, और जो राजकीय जो स्टैंप थी उन पर भी ये छपी हुई होती थी। यहाँ ये 2 सींगों वाली बकरी है, और ये कुछ अजीब सी जो उनकी जो लिपि में, स्क्रिप्ट में लिखा गया कुछ शब्द हैं। बच्चों, हम बात करें अब इसके पाठ के सार की। पाठ का सार जैसे बता को मैंने 18 स्लाइड्स में बटा हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे आज जो इसकी जो पहले भाग में 6 स्लाइड्स का ही अध्ययन करेंगे। लेखक कहता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों स्थान अभी तक दुनिया के सबसे पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं। नियोजित, वेल प्लान्ड। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला, मरे हुओं का टीला। मोहनजोदड़ो है वो ताम्रकाल के शहरों में सबसे बड़ा था। अब ताम्रकाल क्या होता है ये मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा। यहाँ खुदाई में खोद करने पर बड़ी तादाद में, बड़ी मात्रा में इमारतें, सड़कें, धातु और पत्थर की मूर्तियां, चाक पर बने चित्रित भांडे। चाक क्या होता है? इस पर कुम्हार अपने बर्तन बनाता है मिट्टी से, उसको चाक बोलते हैं। तो चाक पर चित्रित भांडे, मोहरें जो मैं अभी आपको पहले स्लाइड में दिखाया था, साजो सामान, सजावट के सामान हैं, खिलौने आदि मिले हैं। बच्चों, किसी भी सभ्यता के बारे में जानने के लिए उस जो साइट है, स्थल है, उसकी खुदाई की जाती है। तो यहाँ भी इसकी जो खुदाई में सैकड़ों वर्ष लग गए, काफ़ी वर्ष लग गए। तो खुदाई के दौरान जो उनको बड़ी बड़ी इमारतें मिली हैं उनके अंदर, ज़मीन के अंदर दबी हुई, जब वो सभ्यता अपने पूरे शबाब पे थी, कोई समय आया वो नष्ट हो गई, धरती के नीचे दब गए। तो अब उसके जो रहस्य हैं वो इस खुदाई के माध्यम से खोले जा रहे हैं। हड़प्पा के ज़्यादातर साक्ष्य, प्रूफ, एविडेंस हैं वो रेल लाइन बिछने के दौरान भी विकास की भेंट चढ़ गए। जब रेल लाइन बिछाई जा रही थी तो खुदाई की होगी, और उन्होंने सावधानी पूर्वक खुदाई नहीं की तो वो जो साक्ष्य एविडेंस थे वो नष्ट हो गए। उस स्थल पे भी उन्होंने रेल लाइन बिछाने की खुदाई की होगी जहाँ पर ये सभ्यता पनपी थी। ये मोहनजोदड़ो को सभ्यता का केंद्र माना जाता था, सेंटर पॉइंट। यह 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था तथा इसकी आबादी लगभग 85,000 85,000 थी। यह नगर छोटे मोटे टीलों पर आबाद था। टीले क्या होते हैं? जब मिट्टी एक जगह एकत्रित होकर के ऊंचा स्थान ले लेती है उसे हम टीला कहते हैं, मोल्ड्स। तथा यह प्राकृतिक नहीं थे, ये बनाए गए थे, नेचुरल नहीं थे। कच्ची पक्की ईंटों से धरती की सतह को ऊंचा उठाया गया था, और इस शहर की सड़कों व गलियों में हम आज भी घूम सकते हैं। तो आप देखिए कि उस शहर को बसाने के लिए पहले बेस बनाया गया, और उस बेस को टीला नाम दिया गया, और टीले पर उस शहर को बसाया गया। तो बच्चों, हम बात करें इसके, देखो इसमें जो ये सड़क के बारे में बात हुई है, तो ये मोहनजोदड़ो की सड़क है जो खुदाई के बाद में इस प्रकार उनको प्राप्त हुई है। और ये जो मोहनजोदड़ो की एक तंग गली है जिसमें बोलते हैं आज भी हम इन गलियों में घूम सकते हैं। तो ये सब कुछ जो थे ये जब सभ्यता नष्ट हुई तो धरती के अंदर समा गया। खुदाई के बाद ये सब चीज़ निकली हैं, लोगों ने बहुत सावधानी पूर्वक खुदाई की है, तो ये सारे अवशेष इनको प्राप्त हुए हैं। ये मकान हैं, ये गलियां हैं, और ये उनकी कला का एक नमूना है। बच्चों, हम बात करें, मैं ताम्रयुग की बात कर रहा था आपको। ताम्रयुग जिसको हम कैकोलिथिक भी कहते हैं, ये हमारे इतिहास के नवपाषाण काल था, उसके तुरंत बाद का समय था। नवपाषाण युग के अंत में आते आते लोगों ने धातु से बने हुए हथियार उपयोग करना शुरू कर दिया था। धातु मीन्स मेटल, तांबा भी एक मेटल है। धातु के रूप में ये सिर्फ तांबा, कॉपर का ही प्रयोग करते थे। उस समय तक लोगों को कांसा, ब्रॉन्ज और लोहे के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। ये लोग अब बस्तियों में रहने लगे थे। पशुओं को पालना, खेती करना इनकी जो खाने कमाने का, अर्थव्यवस्था का मुख्य सोर्स बन गया था। कृषि में काम आने वाले औजारों में भी अभी पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे के औजार भी शामिल करना इन्होंने शुरू कर दिया था। बच्चों, ये तांबे के औजार हैं और ये तांबे के बने हुए पात्र हैं जो ये प्रयोग में लाते थे।
तो पहले ये जो लोग थे ये पत्थर के बने जो पात्र और धातु और हथियारों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन ताम्रयुग आते आते उन्होंने तांबे की बनी वस्तुओं का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, इसलिए इसको ताम्रयुग कहा गया। बच्चों हम बात करें कहानी, अब इसके जो लेखक आगे बताता है कि यहाँ का सामान जो है जो खुदाई में प्राप्त हुआ है अजायब घरों की शोभा बढ़ा रहा है। अजायब घर मतलब म्यूजियम्स की, परंतु शहर वही है, सामान ला करके म्यूजियम्स में रख दिया गया है। इस शहर की गलियाँ जो मैं स्लाइड में दिखाया था, मकान, चबूतरे, खिड़की, रसोई, सड़कें आदि सुंदर नियोजन की कहानी कहते हैं कि किस प्रकार उस समय भी लोगों ने वेल प्लान्ड किया, नियोजन किया और अपना शहर और गलियों रसोइयों खिड़कियों का निर्माण किया। शहर के सबसे ऊंचे चबूतरे पर बड़ा बौद्ध स्तूप है। बौद्ध स्तूप किसे कहते हैं ये मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा, परंतु यह मोहनजोदड़ो सभ्यता के जीर्ण शीर्ण टीले पर बना है। जीर्ण शीर्ण जो फटा पुराना होता है, जो अब नष्ट हो गया है, उसके उस जो नष्ट होते हुए टीले पर बना हुआ है। 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने इस स्तूप की खोज की तो उन्हें यहाँ ईसा पूर्व के निशान भी मिले। भगवान जो ईसा मसीह थे उनके जन्म से पहले के जो निशान हैं, चिन्ह हैं, वो भी प्राप्त हुए हैं। बच्चों बौद्ध स्तूप क्या होता है? ये मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्राप्त हुआ एक बौद्ध स्तूप है। बौद्ध स्तूप क्या है? स्तूप शब्द जो है संस्कृत और पाली से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ढेर। ढेर यह गोल टीले के आकार की रचना है जिसका प्रयोग पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए किया जाता था। बौद्ध धर्म के जितने भी अवशेष हैं वो इसके अंदर रख करके ढेर लगा दिया जाता था। माना जाता है कि कभी यह बौद्ध प्रार्थना स्थल भी होते थे जहाँ भगवान बुद्ध की प्रार्थनाएं की जाती थी। स्तूप समाधि अवशेषों अथवा चिता पर स्मृति स्वरूप निर्मित किया गया लोगों की याद के लिए। अर्धाकार टीला होता था आधे आकार का, इसी स्तूप को चैत्य भी कहा गया था। बच्चों कहानी आगे बढ़ती है। लेखक कहते हैं कि तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो इंडियन आर्कोलॉजिकल सर्वे का जो जनरल डायरेक्टर थे जॉन मार्शल, उनके निर्देश पर खुदाई का व्यापक अभियान शुरू हुआ। बहुत बड़े पैमाने पर खुदाई हुई इस स्थल की और भारत सबसे पहले इसी स्तूप पर पहुंचा था। इसे नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप कहा गया है। बौद्ध स्तूप को सबसे पहले यहाँ पहुंचा था। स्तूप वाले हिस्से को गढ़ कहा जाता है। गढ़ इसमें सत्ता के सभी केंद्र थे, जैसे प्रशासनिक इमारतें, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स, सभा भवन, ज्ञानशाला और कोठारें, कोठार मीन स्टोर हाउसेस। केवल अनुष्ठानिक महाकुंड अपने मूल स्वरूप में बचा हुआ है, बाकी ये सारी चीज़ें हैं, इमारतें, सभा भवन, ज्ञानशाला और कोठार, ये सारे उजड़ चुके हैं। इनके सिर्फ अवशेष मात्र ही बचे हैं, लेकिन जो कुंड है वो अपने मूल स्वरूप में आज भी मौजूद है जैसा ये पहले था। शेष इमारतें उजड़ी हुई हैं। मोहनजोदड़ो का जो नगर है, नगर नियोजन है, वो बेमिसाल है, उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। उन्होंने किस प्रकार अपने नगर की प्लानिंग की थी। अधिकांश सड़कें सीधी हैं या आड़ी हैं। इसे वस्तुकार या ग्रिड प्लान कहते हैं। ग्रिड प्लान क्या होता है मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा आपको। आजकल की सेक्टर जो मकान की कॉलोनियां हैं, मार्का कॉलोनियां हैं, उनमें आड़ा से सीधा संयोजन मिलता है, परंतु वह रहन सहन को नीरस बनाता है, उबाऊ बनाता है। ब्रासीलिया, चंडीगढ़ और इस्लामाबाद में इसी प्रकार के ग्रिड शैली के शहर हैं, परंतु इनमें कहते हैं खुद विकसित होने की क्षमता नहीं होती है। बच्चों कैसा होता है सड़कों का ग्रिड प्लान? ये सड़कें हैं, एक सड़क ऐसी हुई और एक सड़क ऐसी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन में सड़कें बनती हैं, इसको हम ग्रिड प्लान कहते हैं। जैसे ये सड़क जा रही है, इसके बीच में ये सड़क, तो ये इन्होंने क्या बना दिया है? ग्रिड बना दी है। तो ये ग्रिड प्लान है सड़कों का। ये है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। और ये अनुष्ठान हेतु कुंड है, इसकी एक छवि मैंने आपको प्रस्तुत की है। ये बड़े बड़े कुंड हुआ करते थे जिसमें यज्ञ वगैरह अनुष्ठान किए जाते थे। बच्चों कहानी आगे बढ़ती है। स्तूप वाला जो चबूतरा है उसके पीछे जो गढ़ था, गढ़ के ठीक सामने उच्च वर्ग की बस्ती थी जहाँ हाई सोसाइटी के लोग रहा करते थे। उसके पीछे 5 किलोमीटर दूर सिंधु नदी बहती थी। दक्षिण में टूटे घर कामगारों के हैं, कामगार जो लेबर क्लास थी, काम करने वाले। लेखक प्रश्न करता है कि निम्न वर्ग का वो उस समय अस्तित्व था या नहीं, क्योंकि घर उनके बिल्कुल टूटे फूटे हैं, अवशेष मात्र हैं। लेखक फिर अनुमान लगाता है कि शायद उनके घर
कमज़ोर थे और उच्च वर्ग के जो घर थे वो मजबूत थे, जो आज भी उनके अवशेष प्राप्त हुए। लेकिन निम्न वर्ग के घर जो कमज़ोर थे तो समय के अनुसार नष्ट हो गए होंगे। लेकिन टीले के पास जो था वो महाकुंड है। इसका नाम जो है देव मार्ग डिवाइनिटी स्ट्रीट रखा गया है। यहाँ सामूहिक स्नान भी होता था। यह 40 फुट और 50 फुट चौड़ा व 7 फुट गहरा है। इसके उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियाँ उतरती हैं। इसके 3 तरफ साधुओं के कक्ष हैं, रूम हैं, साधुओं के बने रूम। तो उत्तर में दो पंक्तियों में 8 बाथरूम्स हैं, स्नान घर हैं। इनमें किसी का दरवाजा एक दूसरे के सामने नहीं खुलता। बहुत अच्छी बात थी, ताकि एक दूसरे के स्नान को करते हुए कोई देख ना पाए। इस कुंड का निर्माण पक्की ईंटों से हुआ है। पानी का रिसाव रोकने के लिए तथा गंदे पानी से बचाव के लिए कुंड के जो तल है, बॉटम है और दीवार है, वो चूना और चिरोड़ी क्या होती है, चूने को महीन पीसकर उसमें बालू या ईंट का मलबा मिला करके जब उसको इस्तेमाल करें उसको चुराड़ी बोलते हैं। तो उनको चूना और चुराड़ी का गारा मिक्सचर का प्रयोग किया गया है, ताकि उसमें पानी सीप ना हो। पानी के लिए एक तरफ कुआं है, कुएं से पानी को बाहर बहाने के लिए नालियां हैं। ये नालियां भी पक्की ईंटों से बनी हैं और ढकी हुई हैं। जल निकासी का ऐसा वेल अरेंज्ड जो व्यवस्था है वो ऐसे पहले के इतिहासों में ऐसी नहीं मिलती थी। बच्चों, इसमें देखो जिसके बारे में बात करें, मोहनजोदड़ो का ये प्रसिद्ध जल कुंड है, इसमें सीढ़ियाँ हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बच्चों, जो ये स्नान घर है ये बहुत अच्छे से प्लान किया हुआ है। और ये जो यहाँ जल निकासी के लिए नालियाँ बनाई गई हैं, ड्रेनेज सिस्टम, जो मोहनजोदड़ो का ड्रेनेज सिस्टम बहुत शानदार था। बच्चों, कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है कि उस समय मोहनजोदड़ो के समय में कपास, कॉटन, गेहूँ, वीट, जौ, बार्ली, सरसों और ये जो मस्टर्ड है और चने, ग्राम की भी उपज के सबूत मिलते हैं कि इनकी भी उस समय खेती की जाती थी। यहाँ कपास, बेर, खजूर, खरबूजा, अंगूर, ज्वार, बाजरा और रागी की खेती भी होती थी। इससे पहले ये अनुमान लगाया गया था कि ये लोग इस प्रकार की खेती नहीं करते थे, बल्कि अन्न का आयात करते थे। लेकिन इस बात के पक्के सबूत मिले हैं कि यहाँ इन जो आपको मैंने नाम बोले, इन फसलों की खेती भी होती थी। यहाँ से मिला सूती कपड़ा दुनिया के सबसे पुराने नमूनों में से, सैंपल में से एक है। दूसरा सूती कपड़ा 3000 वर्ष पूर्व का है, जो जॉर्डन में मिला था, और एक कपड़ा यहाँ मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो में कपड़ों की रंगाई भी होती थी, डाई करना, कलर करना भी होता था। ऊन व लिनन का आयात सुमेर नामक स्थान से होता था। महाकुंड के उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में, लंबी इमारत के अवशेष मिले हैं, रेलिक्स मिले हैं। इसके बीच में खुला बड़ा दालान है, ओपन एरिया है, तथा 3 तरफ बरामदे हैं। इसे कॉलेज ऑफ प्रीस्ट माना जाता है। इस स्थान को, जहाँ लंबी इमारतें हैं के अवशेष हैं और जो ओपन एरिया है, इसको कॉलेज ऑफ प्रीस्ट भी कहा जाता है। बच्चों, इसमें आया है कि किस किस की खेती थी। ये कपास है, कॉटन, ये गेहूं है, गेहूं की बालियां हैं, ये जौ हैं, ये सरसों है, मस्टर्ड जिससे तेल भी निकाला जाता है, और ये चना है। ठीक है बच्चों। इसके बाद हम बात करें फ्रूट्स में, ये बेरी है, बेर, ये खरबूजा है, ये रागी जो इसको खाते हैं अन्न के रूप में, ये ज्वार है और ये बाजरा है। तो इन सब अन्न और फलों की उस समय खेती भी की जाती थी। इस बात के भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको इन 6 स्लाइड्स में जो इस पाठ का परिचय और इसकी जो कथा वस्तु है, विषय वस्तु है, इसके बारे में आपको बताने का प्रयास किया है। तो आपको निश्चित रूप से ये पसंद आया होगा और आपको इसके बारे में पाठ को समझने में आपको काफ़ी मदद मिली होगी। आपको ये पाठ का ये वीडियो कैसे लगा, आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत